औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ुबैर असलम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर ख़ान ऑफिशियल। आजकल जो बुरे मुल्क में माहौल चल रहा है गर्मा गर्मी का, सियासी गर्मा गर्मी का, जिसे देखते हुए हर शख्स परेशान है कि आखिर हमारा मुस्तकबिल है क्या। मुस्तकबिल इस हवाले से क्योंकि हम जिन नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने कीमती वोट के ज़रिए, वो असम्बलियों में जाएं और हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर कानून साजी करें। क्योंकि हमारा ये ज़हन होता है कि हमने जिन लोगों को मुंतखब किया वो हमारे हकीकी नुमाइंदे हैं और वो हमारा अच्छा बुरा समझते हैं। लेकिन जब वो असम्बलियों में पहुँचते हैं और वो कानून साजी करने के बजाय, हमें बेहतर मुस्तकबिल देने के बजाय अपनी सियासी गर्मा गर्मी में उलझते हैं और असम्बलियों को अपना सियासी अखाड़ा बना लेते हैं, उसे देखते हुए जो हमारे तजारती मराकज़ होते हैं, जो कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं, वो मफलूज हो जाती हैं। उसके पेश नज़र बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाता है। इसकी बड़ी वजह यही है कि जिन लोगों को हमने मुंतखब किया होता है और अपनी तरफ से हम सोच विचार करके मुंतखब करते हैं, लेकिन हमारे अक्सर फ़ैसले गलत साबित होते हैं। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि कई सालों से जो नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और फिर डिक्टेटरशिप, फिर ऐसे ही दो टर्न्योर में हो और फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप। लेकिन चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन मिशन जो है वो वही रहता है। आओ आवाम पे हुक्मरानी करो, आवाम पे जुल्म जबर करो, आवाम पे अपने घोड़े दौड़ा दो, उनको उन घोड़ों की चांपों के नीचे मसल दो, लेकिन आवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई फ़ैसला ना करो। सिर्फ आवाम को कुचलने पर जोर दिया जाता है। अब हालिया कुछ दिनों से, बल्कि जब से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ही पनामा लीक्स का शोशा छूटा और इशू बना पनामा लीक्स को, और जरदारी साहब के दौर में स्विस बैंक का मामला उठाया गया, फिर पनामा लीक्स आई और देखते देखते कतरी ख़त भी आ पहुँचा। अभी हम इन तीनों चारों जो इश्यूज़ पे थे इस पे नज़रसानी नहीं कर पाए, तो फिर सऊदी अरब में नवाज शरीफ की जॉब करने का मामला हुआ और प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से फिर बात हो गई और इसी के चलते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दिया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत कह रहा हूँ मैं, नवाज शरीफ का वज़ारत उस्मा से हटाया गया। नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा के हटाने के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत पूरी की। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो इमरान खान सब मुंतखब हो गए और नवाज शरीफ हुकूमत जो थी मुस्लिम लीग नून, वो अपोजिशन में चलेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दावा किया कि जी हमारे वोटों पे डाका डाला गया है, जो जैसा कि पहले इमरान खान 4 हलकों को लेकर करते रहे और उसके तनाज़ुर में उन्होंने धरने भी दिए हुकूमत गिराने के लिए कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। आज इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान अभी भी उसी इंसाफ के तलबगार नज़र आते हैं, जबकि अपोजिशन रोटों पर है, अपोजिशन मैदान सजा रही है, अपोजिशन अखाड़ा बना रही है, सियासी अखाड़ा सजा रही है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे वोटों पे डाका डाला। मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हम इस बारे में तो बात नहीं कर सकते कि जी डाका डला कि नहीं डला, लेकिन ये सारी लड़ाई टैक्स से शुरू हुई थी और टैक्स पे ही ख़त्म होगी। अब चलते हैं बड़ी अहम जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि तमाम लोग सुनते हैं कि जी ख़बरें देखेंगे, सुनेंगे और एक ही इशू आपको मिलेगा
एक नया बयान आता है, अगर वज़ीर आज़म साहब पे बयान आए तो उस पर तजिए होना शुरू हो जाते हैं। अपोजिशन की तरफ से किसी भी लीडर, मरीम नवाज़ हों, बिलावल भुट्टो हों, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इनमें से किसी का भी बयान आएगा उस पर तजिए शुरू हो जाते हैं। लेकिन आखिर क्या हमने अपनी ज़िंदगी, अपना मुस्तकबिल ये तजिए सुन के आया कि गुजारना है, या हमें एक कौम बनना है, एक यूनिटी बनना है? अब जो अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ जी, जब टैक्स की बात होती है, और अक्सर मैंने सुना है कि अवाम टैक्स नहीं देती, हुक्मरानों को कहते सुना है जी, जो जो लड़ाई लड़ रहे हैं अवाम के हक की, अब नाम नेहाद हक की, कि जी अवाम ने हमें वोट कास्ट किया, हम अवाम के हक को, अवाम ने जो हमें वोट कास्ट किया उस पर डाका डला, हमें अवाम ने मुंतखब किया था अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने अवाम के वोट चोरी कर लिए। लेकिन जब ये इक़्तिदार में जाते हैं तो अवाम पे ही एलिगेशन लगाते हैं कि अवाम टैक्स नहीं देती, सरमायादार टैक्स नहीं देता। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है कि छोटा सा बिल मेरे पास है जो सुई नादरन गैस का है और एक लोअर इलेक्ट्रिसिटी का। बिल तो वैसे बहुत थोड़े हैं, लेकिन इसमें गैस चार्जेस हैं 163.35, और इस पे मीटर रेंट लगाया गया है 20 रुपीज़, और GST 31.17। ठीक है जी। उस पे इन्होंने एरियाज चार्जेस लगाए हैं 0.13, और जी इसका करंट बिल बनाया है इन्होंने इस पे 215, और टोटल अमाउंट जी जो ड्यू है 210 रुपये है। इसमें जो इन्होंने टैक्स चार्ज किया है वो 51 रुपये 30 पैसे टैक्स चार्ज किया है 163 रुपये के बिल पे। 163 रुपये के बिल पे 51 रुपये कुछ पैसे इन्होंने चार्ज किए हैं। अब आ जाए जी लोअर इलेक्ट्रिसिटी पर। इन्होंने जी इनका टोटल जो बिल है 1089, 1176 ये टोटल बिल बताते हैं। और इस पे आ जाए जी, अब आप ई ड्यूटी इन्होंने लगाई है 16.35, टीवी फीस इन्होंने 35 रुपये, GST टैक्स 201, NGS 16.30, FCSUR 70 रुपये इन्होंने टैक्स आयद किया, जिस टैक्स की कीमत बनती है 346 रुपये। अब 1176 रुपये के पीछे ये टैक्स आयद कर रहे हैं 346 रुपये। इसके अलावा क्योंकि मैंने प्राइवेट एटम्स का इस्तेमाल नहीं किया, जो जिसको ज़रूरत जो रोज़मर्रा की जो अशिया होती हैं उसके ऊपर भी जब आप जाके उन प्रोडक्ट्स पे देखेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स आयद होते हैं। आप बैंक से 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका 300 रुपया कटौती होती है, और अगर आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 600 रुपये चार्जेस देना होते हैं बैंक को। तो अब इस सब के बावजूद जो है हम लोगों पे एलिगेशन लगता है, पब्लिक पे एलिगेशन लगता है कि जी आवाम जो है वो टैक्स नहीं दे रही। अब इसमें तो दो राय है ही नहीं कि हमसे टैक्स किस चीज़ का वसूल करना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी सेल करनी है, सब प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, कंटोनमेंट बोर्ड एरिया में रहता हूँ, जाहिर है कि अगर उधर डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने हैं, अब इतनी सख्ती हो चुकी है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है तो उसके बावजूद टैक्स की अदायगी के बगैर वो नहीं बन सकता। पहले टैक्स फाइल चेक होगी, हाउस टैक्स होगा, उसी में वाटर टैक्स वगैरह सब कुछ हो जाता है। अब जाहिर है जो हम रकम बैंक में जमा करवाते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें उस पर भी अदायगी करनी होती है। हम कोई ज़रूरत अशिया इस्तेमाल की ख़रीदते हैं, हम उस पर भी टैक्स आयद करते हैं। हम बिल पे करते हैं, जो बिल हमें आता है, जो बिजली हम यूज़ करते हैं, जो गैस यूज़ करते हैं, उस पर भी हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। जो हम PTCL यूज़ करते हैं अपने दफातर में और घर पे, हमें उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। हम फ़ोन यूज़ करते हैं, प्राइवेट फ़ोन और सिम यूज़ करते हैं, हमें उस पर भी पे करना पड़ता है टैक्स।
हम जब रोड पे मोटरवे पे सफ़र करते हैं हमें उस टाइम भी टैक्स पे करना पड़ता है। जीटी रोड पे सफ़र करते हैं हमें टूल टैक्स देना पड़ता है। अब फैसला जो है वो अवाम ने करना है और इन लोगों को बताना है, इन लोगों को बताना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा टैक्स है जो पब्लिक नहीं पे करती। अब आ जाए जी नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, अगर हुक्मरान आज के मौजूदा हुक्मरान समझते हैं कि उन्होंने टैक्स नहीं पे किया, तो आया क्या ये टैक्स अवाम से लेना है? ये टैक्स भी अवाम ने पे करना है? या जो रवैया टैक्स ना पे करने पर और जो इसमें वो जुर्माना गफलत बरतता है और उसके बाद जो रवैया हुकूमत का होता है, कानून नाफज करने वाले अदारों का होता है, वो रवैया इन लोगों के साथ क्यों नहीं रखा जा सकता? लंदन तो अवाम ने नहीं भेजा गया नवाज शरीफ को, लंदन तो जाहिर है हुकूमत ने भेजा, अदालत ने भेजा। अब वापस लाना किसकी जिम्मेदारी है? वो अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। अवाम ने आपको इलेक्ट करके भेज दिया अपने मुफादात की खातिर। अगर आप ये लड़ाइयाँ आपस की लड़ते रहे और अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है आज, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या एक ऐसे इनकलाब की अब ज़रूरत नहीं है जो बर्पा हो और अवाम अपने हक की जंग खुद लड़े? क्या अभी फैसला करना बाकी है? क्या आया अवाम उस डगर पर चल रही है कि मैं सख्त अल्फाज बोलूँगा और उसके साथ माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ आज ये अल्फाज बोलने पर कि एक बादशाह को बड़ा तजस्सुस हुआ कि मैं अवाम पे इतने टैक्सेस आयद करता हूँ, इतना जुल्म करता हूँ, लेकिन अब रियाया है कि मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद करती। तो उसने अपने वज़ीर से पूछा कि आखिर इसका हल क्या है? वज़ीर ने कहा कि जी इनको मारना शुरू कर दिया जाए, जब ये दफ्तर जाएं तो इन पर तशद्दुद किया जाए। तो दूसरे तीसरे दिन आवाज़ अवाम ने बुलंद की और वज़ीर ने अपने बादशाह को बताया कि जी अवाम ने आवाज़ बुलंद की है। तो उसने खुश होकर पूछा क्या वो अपने हकूक़ मांगते हैं? अगर ऐसा है तो वो क्या तलब कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हकूक़ तो नहीं मांगते। उन्होंने कहा है कि जी अपने तशद्दुद करने वाले बंदे बढ़ा दें ताकि हम ऑफिस जल्दी पहुंच जाएं। क्या हम इस दगड़ पे दौड़ पड़े? क्या हम कौम नहीं रहे? क्या हम बिखर गए हैं? हम में इज्तमाहियत ख़त्म हो गई है? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और इंसान हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हम हरगिज़ ऐसी दगड़ पे नहीं चले। हम मुत्तहिद होंगे और इंशाअल्लाह इन लोगों से अपना हिसाब मांगेंगे। आज वक्त है अपना हक लेने का और इन हुक्मरानों को समझाने का जिन्होंने असम्बलियों को ही मछली मंडी बना दिया है और सिर्फ अपने हक की जंग लड़ने के सिवा इनको कुछ नहीं दिखाया जा सकता। अगर मैं बात करूँगा इनके राइट्स की और जो इन लोगों को सहूलियात मुंतखब होने के बाद मिलती हैं, तो वो बात कहीं और चली जाएगी। वो इंशाल्लाह मैं किसी और टाइम ये बात करूँगा, नेक्स्ट अपनी वीडियो में ये मैं बात करूँगा। लेकिन अभी क्योंकि हमें अब अपने राइट्स लेने होंगे और इन हुक्मरानों को मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सोचें, समझें और अमल करें। अभी हालिया दिनों में उनका बयान था कि हमें प्लानिंग से आना चाहिए था। आया कि आप प्लानिंग से नहीं आए, आप अपोजिशन की बात को सेकंड कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि जी आपको मुंतखब आवाम ने नहीं किया, कहीं और से आप मुंतखब हुए हैं। हरगिज़ आप समझते हैं कि जी ऐसा नहीं है, तो फिर आपको प्लानिंग की क्या ज़रूरत? आप आवाम के हक़ के लिए आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आवाम इस टाइम किस सूरत हाल से गुजर रही है। इसके लिए प्लानिंग क्या? आप तजारती मराकज़ खोलें, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए जो है वो अमली इक़दाम करें ताकि आवाम खुशहाल हो। मैं इजाज़त चाहता हूँ मैं इजाज़त चाहता हूँ इसी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।